स्टॉप स्क्रॉलिंग, तुम्हारा अगला बड़ा एडवेंचर यहीं अभी शुरू होता है। स्टोरी लूम में स्वागत है, जहां हर लाइक, हर कमेंट और हर नया चेहरा अगले चैप्टर को शुरू करता है। क्या तुम्हें एपिक कहानियां, वाइल्ड ट्विस्ट और एक ऐसी कम्युनिटी जो इमेजिनेशन को सेलिब्रेट करती है पसंद है? तो लाइक बटन को स्मैश करो। हर थम्स अप हमें बताता है ऐसी और कहानियां। प्लीज, क्या तुम हमारे सबसे वाइल्ड स्टोरी क्वेस्ट ज्वाइन करने वाले फर्स्ट बनना चाहते हो? तो सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो ताकि तुम एक भी मोमेंट मिस ना करो। लेकिन रुको, और भी मैजिक है। रोज के क्रिएटिव आइडियाज और बिहाइंड द सीन्स मस्ती के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो @yourstoryloom हैंडल पर। तुम यहां सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, तुम एक कैरेक्टर हो, एक को क्रिएटर। तो इंतजार किस बात का? स्टोरी लूम ज्वाइन करो और चलो अगला एडवेंचर शुरू करते हैं एक साथ। शू अपने अपार्टमेंट में गहरी चोटों और भावनात्मक टूटन के साथ पड़ा था। रात भर की पीड़ा के बाद सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसके दरवाजे पर एक जोरदार आधिकारिक दस्तक हुई। शू घसीटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने दो लोग खड़े थे, एक आदमी और एक औरत, दोनों सरकारी यूनिफॉर्म में। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक गंभीर पेशेवर गंभीरता थी। कराहते हुए, हाँ मैं हूं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना के लिए चुना गया है। एक विशेष नौकरी है जहां आपकी अनूठी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। आपके सभी खर्चे उठाए जाएंगे। पर क्यों? मुझे कहां ले जा रहे हैं आप लोग? आपको सवाल करने का अधिकार नहीं है। यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। बेबस शू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसके अंदर की पीड़ा और एक बेहतर जीवन की धुंधली उम्मीद ने उसे हां कहने पर मजबूर कर दिया। उसे सहारा देकर बाहर ले गए और एक काली सरकारी वैन में धकेल दिया गया। वैन उसे एक गुप्त भूमिगत प्रयोगशाला में ले गई जो पृथ्वी पर ही कहीं स्थित थी। वहां शू पर तुरंत प्रारंभिक परीक्षण शुरू हो गए। उसे ऐसे वातावरण में रखा जाता था जहां उसकी बची हुई इंद्रियों को चरम पर धकेला जाता था। तेज आवाजें, अजीबोगरीब गंध, असहनीय स्पर्श संवेदनाएं, यह सब उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिक उसके हर रिएक्शन को नोट कर रहे थे। शू दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी प्रतिरोधक क्षमता थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, जहां उसका शरीर किसी उच्च सत्ता के बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा था। पृथ्वी पर बनी उस गुप्त प्रयोगशाला में शू पर होने वाले प्रयोग और भी तेज होते गए। उसे ऐसे टेस्ट से गुजारा जाता था जहां उसे असहनीय दबाव, तापमान और संवेदी अधिभार का सामना करना पड़ता था। वैज्ञानिक उसकी हर सीमा को परखना चाहते थे। शू का शरीर अब पीड़ा का आदी होता जा रहा था, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह रात रात भर दर्द से कराहता। उसे लगता कि वह एक अंतहीन दुःस्वप्न में फंस गया है। उसका शरीर घावों से भरा था, उसकी मांसपेशियां शिथिल पड़ रही थीं और उसकी आंखें दर्द से बंद रहती थीं। वह अब सिर्फ एक प्रयोग का विषय था, एक जिस्म जिसे सिर्फ यातना देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसे विषय शून्य नाम दिया गया था। इन भीषण परीक्षणों के दौरान शू को पहली बार अजीबोगरीब चीखें और अमानवीय गुर्राहट सुनाई दी। उसे एक गुप्त मार्ग से घसीटकर एक और भी गहरे, परित्यक्त खंड में ले जाया गया। यहां अंधेरा और भी घना था और हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैली थी। उसे दूर से कुछ विशाल, विकृत आकृतियां दिखाई दीं। ये कोई साधारण जीव नहीं थे। ये विफल प्रयोगों के परिणाम थे, जो कभी इंसान थे लेकिन अब भयानक दानवों में बदल चुके थे, उन परीक्षणों को सहन न कर पाने के कारण। वे इन अंधेरे कोनों में घूमते थे, जीवित या मृत बचे हुए विषयों को खाकर जीवित रहते थे। शू को एक पिंजरे में फेंक दिया गया, जहां एक पतला, भूखा दानव उसकी ओर बढ़ रहा था। यह दानव कभी एक आदमी था, अब उसका शरीर विकृत हो चुका था। शू डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि वह अब दानवों का भोजन बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे शायद उसके पहले के विषय बने थे। शू उस पिंजरे में बंद दानव के करीब आता देख बेबस पड़ा था। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। दानव उसके पास आ रहा था। उसकी भयानक सांसें शू के चेहरे पर पड़ रही थीं। इसी हताश पल में अपनी अंतिम बची हुई ताकत लगाकर शू ने अपने हाथ को इधर उधर फड़फड़ाया। उसका हाथ अचानक दानव के विकृत गले के पास कुछ सख्त और ठंडा महसूस किया। दानव गुर्राया,
लेकिन शू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चीज को बाहर खींचता है। यह एक पुराना अजीब डिजाइन वाला पेंडेंट था जो शायद इस दानव के शरीर में या उसके गले में फंसा हुआ था जब वह इंसान था। बिना किसी हिचकिचाहट के शू ने उस पेंडेंट को खोला। उसके अंदर एक छोटा चमकदार कैप्सूल मिला। दानव अब उस पर झपटने वाला था। यह उसका अंतिम विकल्प था, मौत से बचने का आखिरी मौका। बिना किसी उम्मीद के, बस एक आखिरी हताश प्रयास के रूप में उसने उस कैप्सूल को निगल लिया। कैप्सूल के अंदर जाते ही शू के शरीर में एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा प्रवाहित हुई। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने उसे तुरंत एक ऐसी शक्ति दी जिससे वह उस दानव का सामना कर सके। जब दानव ने उस पर झपट्टा मारा तो शू ने एक अमानवीय ताकत से दानव के शरीर को पकड़ लिया। उसे एक आंतरिक प्रेरणा मिली। उसने अपनी बची हुई शक्ति से दानव के शरीर को निगलना या कहें अवशोषित करना शुरू कर दिया। दानव का शरीर उसके सामने घुलने लगा और उसकी ऊर्जा शू के शरीर में प्रवाहित होने लगी। यह एक भयानक और दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन जैसे जैसे दानव का शरीर घुलता गया, शू के शरीर में एक अविश्वसनीय शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। वह अभी भी अंधा और बेहाल था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी आशा की किरण जगमगा उठी थी। उसे पता था कि यह पेंडेंट कुछ खास है और यह उसकी यात्रा का अंत नहीं है। कई दिन, फिर हफ्ते बीत गए। शू उस अंधेरे, दानवग्रस्त प्रयोगशाला के खंड में अकेला था। पेंडेंट के कैप्सूल के प्रभाव और दानवों को अवशोषित करने से धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके शरीर की आंतरिक पीड़ा कम होती जा रही थी। पहले तो वह केवल मुश्किल से हिलडुल पाता था, फिर धीरे धीरे उसने उठना बैठना शुरू किया। उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रही थीं। उसने महसूस किया कि दानवों को खाने से उसे न केवल ताकत मिलती है, बल्कि उसकी इंद्रियां भी तेज होती हैं। उसने छोटे और कम शक्तिशाली दानवों को ढूंढना शुरू किया जो उस खंड में घूमते थे। हर दानव को खाने से कैप्सूल ने उस पर पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में हुए प्रयोगों की शक्तियों को धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू कर दिया। उसकी श्रवण शक्ति सबसे पहले तीव्र हुई। वह प्रयोगशाला के दूर की आवाजें, दानवों की चाल और यहाँ तक कि शक्तिशाली दानवों की हलचल को भी सुन सकता था। उसकी गंध की भावना भी बढ़ गई, जिससे वह हर दानव की गंध को पहचान पाता था। उसकी स्पर्श की भावना इतनी सटीक हो गई कि वह किसी भी सतह की बनावट और कंपन को महसूस कर सकता था। सबसे रोमांचक बदलाव उसकी आंखों में आया। पहले उसे बस हल्की रोशनी महसूस हुई, फिर धुंधली आकृतियां। धीरे धीरे उसकी दृष्टि वापस आने लगी। यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी। वह चीजों की ऊर्जा और उनके चारों ओर के क्षेत्र को महसूस कर सकता था, जिससे उसे एक अनूठी ऊर्जा दृष्टि मिल रही थी। ये एक दर्दनाक और लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन हर दिन वह थोड़ा और देख पाता था, थोड़ा और महसूस कर पाता था। उसने महसूस किया कि इस प्रयोगशाला में अलग अलग स्तर के दानव हैं, कुछ कमजोर, कुछ बेहद शक्तिशाली। शू की पुनर्प्राप्ति अब तेज गति से हो रही थी। उसने अपनी नई बढ़ती हुई शक्तियों का उपयोग करके प्रयोगशाला के उन हिस्सों तक पहुंच बनाई जहां अधिक शक्तिशाली दानव रहते थे। वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके शरीर पर चोटों का कोई निशान नहीं था। उसकी गति और शक्ति असाधारण रूप से बढ़ गई थी और उसकी इंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी थीं। उसकी ऊर्जा दृष्टि अब पूर्णता तक पहुंच गई थी, जिससे वह दीवारों और वस्तुओं के आर पार देख सकता था और थर्मल सिग्नेचर भी महसूस कर सकता था। उसने अब बड़े और खतरनाक दानवों का शिकार करना शुरू कर दिया। प्रत्येक अधिक शक्तिशाली दानव के उपभोग से उसके शरीर में एक गहरा परिवर्तन आता था। उसकी क्षमताएं एक नए स्तर पर पहुंच जाती थीं। मैं अब दानवों के सबसे शक्तिशाली प्रकारों से भी लड़ने में सक्षम हूं। उन्हें अपनी बढ़ी हुई ताकत और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से परास्त करता हूं। वह प्रयोगशाला के भीतर एक शीर्ष शिकारी बन गया था, अपने लिए एक रास्ता बना रहा था। इस प्रक्रिया में उसे दानवों की मानसिक तरंगों या उनकी ऊर्जा से कुछ अधूरी जानकारी मिलने लगी। उसे एक अज्ञात सत्ता और उसके बड़े ब्रह्मांडीय प्रोजेक्ट के बारे में धुंधले संकेत मिले। मुझे यह भी महसूस हुआ कि यह प्रयोगशाला सिर्फ एक हिस्सा है और एक बहुत बड़ा स्टेशन इसके ऊपर है। शू अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उन दानवग्रस्त प्रयोगशाला के खंडों से बाहर निकलने का फैसला करता है। उसने अपनी उन्नत शक्तियों का उपयोग करके गुप्त दरवाजों और सुरक्षा प्रणालियों को बायपास किया।
अब मैं एथेना स्टेशन के ऊपरी, अधिक क्रियाशील और तकनीकी रूप से उन्नत हिस्सों में प्रवेश कर गया हूं। यहां कोई दानव नहीं थे, लेकिन सख्त सुरक्षा गार्ड और उन्नत प्रौद्योगिकियां थीं। शू एक शांत घातक शिकारी की तरह सुरक्षा गार्डों से बचता हुआ और अदृश्य रहता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपनी विकसित ऊर्जा, दृष्टि और तीव्र श्रवण शक्ति का उपयोग करके उसने मुख्य कंप्यूटरों और संचारों को भेदना शुरू किया। मुझे कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। ये एक विशाल अंतर ब्रह्मांडीय सिंडिकेट का खुलासा करते हैं। यह सिंडिकेट किसी दूर के आयाम या आकाशगंगा से आया एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो एलियन तकनीक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके वास्तविकता के कपड़े को बदलने की योजना बना रहा था। उसका लक्ष्य केवल पृथ्वी नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करना था। शू को अपने पेंडेंट के बारे में कुछ और जानकारी मिली। यह एक प्राचीन ब्रह्मांडीय वस्तु थी जो उसके माता पिता द्वारा बनाई या संरक्षित की गई थी। उसके माता पिता पृथ्वी के नहीं थे, बल्कि वे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय संरक्षक या वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिंडिकेट की योजनाओं का विरोध किया था। इस अज्ञात सत्ता ने उन्हें रास्ते से हटाया था और शू का पृथ्वी पर अनाथ होना इस बड़ी योजना का एक हिस्सा था, ताकि वह अनजाने में इस पेंडेंट की शक्ति को जागृत कर सके। शू अब एथेना स्टेशन के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। उसने स्टेशन के भीतर से इस अज्ञात सत्ता की विशाल, भयावह ऊर्जा को महसूस किया। उसे पता चला कि इस सत्ता को अभी सीधे चुनौती देना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति अभी भी अपरिमेय थी। शू ने अपनी अपग्रेडेशन का यह पहला सीजन पूरा कर लिया था। वह अब एक शक्तिशाली, अजेय योद्धा था, लेकिन उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उसे पता चला कि इस सत्ता के पास और भी कई रहस्य और साधन हैं। इस एपिसोड में शू इस अज्ञात सत्ता के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के करीब पहुंचता है, लेकिन सीधे टकराव में नहीं आता। वह एक बड़े प्रोजेक्ट को देख पाता है, शायद एक विशाल ऊर्जा स्रोत या एक पोर्टल जो खुल रहा है। उसे अंततः पेंडेंट का पूरा रहस्य स्पष्ट होता है। यह उसके माता पिता की अंतिम विरासत थी, जो इस अज्ञात सत्ता की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। शू को यह भी एहसास होता है कि वह अकेला नहीं हो सकता जो इस सिंडिकेट का लक्ष्य है। एपिसोड का अंत शू के साथ होता है, जो एथेना स्टेशन से एक छोटे गुप्त एस्केप पॉड को लॉन्च करने की तैयारी करता है। उसका चेहरा अब दृढ़ और संकल्प से भरा है। वह ब्रह्मांडीय युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना और खोजना बाकी है। वह यह भी जानता है कि उसके दोस्त अभी भी पृथ्वी पर हैं और उन्हें खतरे में डाले बिना उनसे जुड़ने का एक तरीका खोजना होगा। पृथ्वी पर शू के दोस्त अभी भी उसकी तलाश में भटक रहे थे, अनजान कि उनका दोस्त अब एक ब्रह्मांडीय नायक बन चुका है और एक ऐसे युद्ध का हिस्सा है जो उनकी कल्पना से भी परे है। शू ने एक दूर की, अस्पष्ट संकेत को पृथ्वी की ओर भेजने की कोशिश की, ये जानते हुए कि शायद भविष्य में उसके दोस्तों को उसकी जरूरत पड़ेगी।